Hello students, welcome to all in our YouTube channel. Today we are going to start our lecture number 4th of proceeding chapter number 1, basis of mathematics and logarithms. As you know, in previous lectures, lecture 1 to 3, ठीक है, लेक्चर 1 से 3 तक जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं उन सभी में आपने अभी तक क्या सीखा है? हम बेसिक मैथमेटिक्स को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ से हम वही बातें सब पढ़ रहे हैं फिलहाल जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ी हैं, या 10th तक किसी स्टूडेंट को जो भी कन्फ्यूजन होता है, या 10th तक कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोगों को नहीं पढ़ाई गई या आप लोगों ने नहीं पढ़ी, वो भी हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सभी बातें 10th स्टैंडर्ड की हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुँच जाए और हर स्टूडेंट अपना जो भी बैकलॉग है, जो 10th तक की जो भी चीज़ें आप लोगों की वीक रह गई हैं, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ताकि जो भी जेई की जनवरी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, वहाँ से आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आएँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो बेसिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो सारी बातें वहाँ पर यूज होंगी। ओके, सो अगर किसी ने इस लेक्चर 4 से पहले लेक्चर 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेक्चर में उसी के पैरेलल अपने नोट्स बनाइए, और फिर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इस बात की मैं पूरी गारंटी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इन लेक्चर्स के ख़त्म होने के बाद इसी चैप्टर के हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बीच बीच हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का यानी कि पूरा क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे और काफ़ी अदर बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सो हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो आइडेंटिटीज़ में जो हमने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पर ये एक जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे इस क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से समझाना पड़ रहा है। स्क्रीन पर ये एज इट इज लिखा हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये स्क्रीन पे है, अदरवाइज मैंने पहले इसको समझाया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, इफ़ a प्लस बी प्लस सी 1 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का प्रोडक्ट 2 है और ए बी सी का प्रोडक्ट है वो 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। तो इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे आप देखिए। सबसे पहले आपके पास a प्लस बी प्लस सी की जो सम है वो आपके पास 1 यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अगर ये आपके पास 1 है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे? a की पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 तक पहुँचने के लिए आप इन सभी का स्केयर करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आप यहाँ से स्केयर करते हैं तो आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू राइट साइड में 1 का स्केयर। आपको आइडेंटिटी पता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्केयर की, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको यहाँ से क्वेश्चन में 2 दी हुई है, तो जैसे आपने 2 पुट किया तो 2 जाए, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 4। उस 4 को आप जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर? अगेन आप स्केयरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 पे रुकना है। तो जैसे आपने यहाँ से दोनों तरफ स्केयर किया तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू -3 का स्केयर। और लेफ्ट साइड में अगेन आप यही आइडेंटिटी फिर से ओपन करेंगे, a स्केयर को आप a कंसिडर करो या x कंसिडर करो, b स्केयर को आप y और c स्केयर को z कंसिडर करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर आप ओपन करेंगे, तो आपके पास a की पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस c के पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्केयर बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस सी स्केयर a स्केयर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, -3 का स्केयर 9। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आपको देखो a स्केयर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, ये तो आपको जो निकालना वो पार्ट है,
तो दिस इज रिक्वायर्ड पार्ट। ओके, आर पी का मतलब हो गया यहाँ पर रिक्वायर्ड पार्ट। और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने उसको लिख लिया। अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में अगेन आप उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए बी और ये सी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी हम बार बार यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम इस आइडेंटिटी का बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। और जैसा सभी को पता है ये आइडेंटिटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताई है। तो अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट आएगा। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने यहाँ से आइडेंटिटी ओपन करी और उसके बाद इस ब्रैकेट से यहाँ से आपने ए बी सी को कॉमन लिया तो आपके पास बी प्लस सी प्लस ए बचेगा। अब इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 and 1, तो सोल्व करके यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू -2 आएगी। अब इस सेकंड इक्वेशन का यूज आप इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, यूज इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। तो सेकंड जो थी उसमें आपने यहाँ पर -2 लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा -4 और -4 को जब आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 13। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। एक काफ़ी फेमस आइडेंटिटी है, वो आपको याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, और वो क्या है, नोट में आप लिख सकते हैं इसको, नोट में इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। और ये क्या है, a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये इसके आइडेंटिटी होती है। इस बात को आप लर्न कर लेंगे, अच्छे से दिमाग में अपने सेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके ऊपर आप जब अपने नोट्स बनाएं तो उसके ऊपर हाइलाइटर से अच्छे से इसको हाईलाइट ज़रूर कर लें ताकि इसको आप समझ सकें। और ये यूज मतलब आया कहाँ से, तो उसको समझाने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले तो, और फिर देखिए आप, मैं इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज गिवन, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड कर देता हूँ एंड ए स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये शुरू के दोनों हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपके पास हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 1 और आगे यहाँ से आपके पास माइनस ए स्क्वायर है ही। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर, और इसको आप लिख देंगे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए और ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। मतलब आपने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये तो आपके पास x हो गया और जो a है ये आपके पास y जैसा हो गया। तो इसको आपने यहाँ पे कर दिया और यही तो आइडेंटिटी ये थी, तो ये इसका हो गया प्रूफ। ओके, तो आप इसको याद रखें, ये फैक्टराइजेशन प्रोसीजर के अंदर आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है। ठीक है, जैसे इसी नोट के ऊपर हम एक क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अब तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपके पास, if a is equal to 1 plus root 3 upon 2 then find the value of a power 4 plus a square plus 1 upon a square plus a plus 1।
अगर कोई स्टूडेंट इसमें डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट करना चाहे तो बिल्कुल उसका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए इसका जो सिंपल सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो ये रहेगा कि आप सबसे पहले तो जो रिक्वायर्ड है वो लिखो, a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर। मैं इसको 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए जो हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर उसको मैं लिख देता हूँ पहले तो, a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इस पार्ट की जो वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू आपको पता है, अभी मैंने पिछली स्लाइड पे आपको समझा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ओके। और डिनोमिनेटर में यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गिवन है, तो इन दोनों को आप यहाँ से इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 आएगा। अब भी अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो भी काफ़ी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम a इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को लेफ्ट साइड में लेके इरेशनल पार्ट मैंने राइट साइड में रख लिया। अब मैं दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर देता हूँ, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4a और यहाँ पर आ जाएगा 3, 4a स्क्वायर माइनस 4a। इस 1 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। जैसे आप इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 2/4, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/2, ओके। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ चुकी है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू। तो जैसे आप यहाँ से 1/2 पुट करेंगे और आगे 1 ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट पुट करते तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता था क्वेश्चन में, लेकिन अभी फ़िलहाल ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया इस प्रोसीजर से, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट पर आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई टर्म है एंड उसका रेसिप्रोकल, कोई टर्म है और उसी टर्म का रेसिप्रोकल, ठीक है, ये हम लिखना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपके पास कोई टर्म है x प्लस 1/x, x कोई टर्म है और उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x। अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं और फिर 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप सोचो। इसका अगर फॉर्मूला ओपन करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x और -2, इससे कट जाएगा और अगली बार ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से x² प्लस 1/x²। सिमिलरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाता है x² प्लस 1/x², तो आप या तो लेफ्ट साइड के हिसाब से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 कर देंगे या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिडल वाला ये पार्ट आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो x² प्लस 1/x² -2 a इंटू बी, यानी कि x इंटू 1/x और आगे 2 था। अगले स्टेप में 2 से ये -2 भी कट जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा आपके पास। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं। कैसे, अगर आप इस पार्ट को प्लस के हिसाब से लिखना चाहते हैं, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो अंदर अगर आपने प्लस लिखा है तो बाहर लिखेंगे फिर -2, और अंदर अगर आपने माइनस लिखा है तो बाहर लिखेंगे आप +2। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे से आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
ध्यान से देखना। देखिए ये क्वेश्चन है अब जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा, और इसको आप पोज करके नोट कर सकते हैं। इनके आंसर भी मैंने स्क्रीन पे लिख दिए नीचे, ठीक है। ये 5th है यहाँ से, ओके। आई होप सभी को काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा, तो ठीक है। और इन सभी का आंसर लिख दिए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले डिस्कस किया हुआ मिलेगा, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। सो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ट्राई ज़रूर कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए कुछ आइडेंटिटी जिनको हमें फोर्सफुली फैक्टराइज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें नेक्स्ट कि आपके पास जैसे x + y + xy + 1 है, तो हमें क्या करना है, इसको फोर्सफुली फैक्टराइज करना पड़ता है। हमें नॉर्मली तो फैक्टराइजेशन दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन कैसे करेंगे इसके अंदर फैक्टराइजेशन को देखो। यहाँ से x + y है, तो इसमें से आप क्या करो, यहाँ से x और +1 को एक साथ लिख लो। इस फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आप एक साथ लिख लें यहाँ से, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे यहाँ से, जैसे आप इन दोनों को एक साथ यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को, तो आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, देखिए। और उसके बाद सेकंड को और थर्ड को एक साथ लिख दिया आपने, तो देखिए यहाँ से x + 1 तो सेम, यहाँ से आपने y ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 + x। तो आपने x + 1 को दोनों ब्रैकेटों से कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा y + 1, ठीक है। तो इस तरह का फैक्टराइजेशन भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कोई टर्म्स को कलेक्ट करके, कोई या फर्स्ट को लास्ट को, या कोई ना कोई टर्म ऐसा हम देख सकते हैं जिसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आपने फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा किया है, आप फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते थे, सेकंड और फोर्थ को इकट्ठा कर सकते थे, सेम आंसर यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आप इनको ट्राई करके देखें, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप दिमाग में ज़रूर रखें, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर जैसे आपके पास हो जाएगा 6xy - 3y + 4x - 2, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए। अगर इन दोनों से आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना 3y, ठीक है। 3y कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 2x - 1, और यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2x - 1। फिर 2x - 1 को फिर से आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा 3y + 2, ठीक है। तो ये इसी टाइप का हो गया कि आपको फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से और सुनना है, देखना है कि उसको हम कर कैसे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखिए इसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो फोर्सफुली फैक्टराइजेशन हमने किया है। ये देखिए यहाँ पर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे आप करोगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6xy - 3y + 4x = 17 है, ओके। तो आप इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन हो ही नहीं पा रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इधर भी 2 माइनस कर देते हैं और दूसरी तरफ भी 2 माइनस कर देते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा, इन दोनों से आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 3y कॉमन लेंगे तो 2x - 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अगेन 2x - 1 हो जाएगा, एंड यहाँ से आपके पास आएगा 15। सो यहाँ से हो जाएगा 2x - 1 एंड 3y + 2, और राइट साइड में आपके पास आएगा 15, ओके। यहाँ तक आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके पास x कोई नेचुरल नंबर है, ये यहाँ पे बता रखा था x एंड y, ये दोनों नेचुरल नंबर है। अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हैं तो फिर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये सेकंड ब्रैकेट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। सोचिए, क्योंकि मिनिमम नेचुरल नंबर 1 है, आपने x को अगर 1 पुट किया तो ये फर्स्ट ब्रैकेट 1 हो जाएगा, और कोई नेचुरल नंबर पुट करोगे तो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट भी हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा,
अगर y नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर कुछ केसेस जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट केस क्या होगा, अब दोनों नेचुरल नंबर देखते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लास्ट में आ रहा है 15, तो एक्चुअली ये देखो कि 15 किस किस का प्रोडक्ट है। 15 को आप 4 तरीकों से लिख सकते हो, या तो 1 इंटू 15, या फिर 15 इंटू 1, या 3 इंटू 5, या 5 इंटू 3। तो 4 तरह के केस हो सकते हैं। हो सकता है पहला नंबर कि 2x माइनस 1 1 हो जाए एंड 3y प्लस 2 कितना हो जाए 15, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है यहाँ पर, केस नंबर सेकंड, कि 2x माइनस 1 15 हो जाएगी सेकंड केस पर, एंड जो 3y प्लस 2 है वो हो जाए 1 के इक्वल। केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। केस नंबर थर्ड में 2x माइनस 1 हो जाए 3 के इक्वल, एंड 3y प्लस 2 जो है वो हो जाए किसके इक्वल, यहाँ से 5 के इक्वल। और केस नंबर फोर्थ की बात करते हैं तो 2x माइनस 1 ये हो जाएगा किसके इक्वल 5, एंड 3y प्लस 2 जो है वो हो जाए 3 के इक्वल। इनको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं x और y में से कौन सा नेचुरल नंबर है और कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15 माइनस 2 13 अपॉन 3। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ यही नेचुरल नंबर। तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं यहाँ से। अगर x देखूं तो 16 अपॉन 2 8 आ जाएगा, और y देखा जाए तो माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, फिर गलत, क्योंकि माइनस 1 अपॉन 3 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 अपॉन 3 1। यस, ये केस सही है बिल्कुल, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर आ गए। फोर्थ केस देखते हैं तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y को देखते हो तो आ जाएगा 1 अपॉन 3, इसमें प्रॉब्लम है, 1 अपॉन 3 नेचुरल नंबर नहीं आया। सो हमें अब वैल्यू निकालनी किसकी, x प्लस वाई की। तो केवल एक ही केस बन पाए यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फाइनल इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, कर लेंगे सभी। उसके बाद हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है अब आपके पास। इसमें यहाँ से क्या है, इसमें a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन ए का सम 6 है, और इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 8 है। तो मतलब आप यहाँ से अगर लेट कर लेते हैं कि यहाँ से, तो यहाँ से हम लेट कर रहे हैं a अपॉन बी को x, b अपॉन सी को y, और c अपॉन a को, यहाँ से c अपॉन a को z लेट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, ये क्या क्रिएट होगी इक्वेशन, ये क्या बनेगी, यहाँ से ध्यान रखो, ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। एक तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, इस इक्वेशन का क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 8। एक ये इक्वेशन क्रिएट होगी यहाँ से, ठीक है। और तीसरा जो आपको यहाँ से फाइंड करना है, जो यहाँ से ये फाइंड करना है, उसको आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3। इसकी वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ओके, क्लियर हो गया सभी को। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जहाँ से ये वैल्यू क्रिएट हो जाती है।
इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो आपके पास है, माइनस 3xyz कितना होगा पहले तो ये देखो, 3 का तो 3, xyz की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो xyz को, तो a/b फिर b/c और c/a, ये सब कट जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, तो इसका यूज, इस 1 का यूज हमने यहाँ पर कर लिया। फिर x प्लस वाई प्लस जेड के लिए 6 दी हुई है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब इस एक्सप्रेशन से वैल्यू हमें और निकालनी है। ठीक है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स चाहिए। ठीक है, सो कैसे निकालोगे आप देखो, यहाँ से अगर मैं इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक सेकेंड यहाँ से प्लस जेड एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो चलो निकल जाएगा, लेकिन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो वो यहाँ से निकालो एक बार। अगर यहाँ पर तुमने एलसीएम ले लिया इसका तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्योंकि 1 है तो यहाँ से हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 8 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो इस 8 को आप यूज करेंगे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, पहले यहाँ पर यूज करो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 36 माइनस 8 टू जा 16, इस 16 को इधर करो तो 36 माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 आ जाएगी। क्लियर, इसकी वैल्यू आ गई 20, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 20 और माइनस, इन सब से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8, इसकी वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ से आपके पास बचेगा 12। ओके, तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 72, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 की वैल्यू। ओके, और यही आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था। इनइक्वलिटीज़ का आप देखो कितना, मतलब किस लेवल पे यूज हो रहा है इक्वेशंस का। तो ये आइडेंटिटीज आपको काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। जब तक आइडेंटिटीज अच्छे से याद नहीं होंगी आप इसका पूरा बेनिफिट उठा ही नहीं सकते। तो आइडेंटिटीज़ को पहले आप याद ज़रूर करें अच्छे से समझ के। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है रेशो। ठीक है, तो रेशोज़ क्या होते हैं, देखो रेशोज़ के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है। फर्स्ट, अगर आपके पास कभी A रेशो B लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके पास होता है A/B। ओके, सेकंड पॉइंट है, अगर आपके पास A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D लिखा हुआ है
ठीक है। तो इस बात का मतलब होगा कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है। और इसी में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको कभी a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी और एक और ले लो, मान लो e अपॉन एफ ले लिया, ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गया चलो। लेकिन अगर कोई रेशो इस तरह से बराबर है तो आप उसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल कंसिडर कर लो, ठीक है। जैसे मैंने इसकी इक्वल मान लो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, a अपॉन बी को k से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू आएगी b टाइम्स ऑफ k, ठीक है। इसी तरह से c अपॉन डी को अगर k के इक्वल किया तो c इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ k, और e की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से f टाइम्स ऑफ k, ओके। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर ले ली। आई थिंक सभी को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद सेकंड नोट आता है थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आता है, देखो अगर आपके पास कभी ऐसे लिखा हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और आपने क्या किया, इसमें दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, a अपॉन बी में आपने 1 ऐड कर दिया और c अपॉन डी में आपने 1 ऐड कर दिया। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है, ऐसा करने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ से a अपॉन बी अपॉन a प्लस बी अपॉन बी एंड c प्लस डी अपॉन डी, ये इसका एलसीएम ले लिया। तो इस तरह का जो हमारे पास जो रेशो आया इसको बोलते हैं कंपेंडिंडो, ठीक है, COMPONE। तो इसको आप कहेंगे यहाँ पर कंपेंडिंडो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी के अंदर एक और, अगर मैं इसको कोई इक्वेशन मान लेता हूँ a थोड़ी देर के लिए, और फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी था, दोनों में अगर मैंने 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा a अपॉन बी अपॉन a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी। इसको मैंने b इक्वेशन कंसिडर कर लिया है, ठीक है, और इसको बोलते डिविडेंडो, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा डिविडेंडो। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेशन a को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन b के साथ, तो क्या होगा, a प्लस बी और इसके अपोन में भी, इसके अपोन में भी, ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बचेगा। इसी तरह से c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाएगा। इस रूल को बोलते हैं कंपेंडिंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है, कंपेंडिंडो एंड डिविडेंडो रूल, ओके। इसको अच्छे से याद रखें, कंपेंडिंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो ये क्या होता है, या काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई रेशो दिया हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो आप यहाँ से ये यूज कर सकते हैं अगर आपको ये वाला रेशो दिया हुआ है तो, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, इफ़ a upon b is equal to c upon d, then apply कंपेंडिडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर ऐड कर दो तो a प्लस बी हो जाएगा, और राइट साइड में भी c प्लस डी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी एंड c माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। ये था कंपेंडिडो एंड डिविडेंडो रूल। इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, ओके। सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, ठीक है। फोर्थ को आप ऐसे समझो कि आपके पास कुछ रेशो हैं, मान लो रेशो में लिख रहा हूँ यहाँ से, आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 3/6
इज इक्वल टू 15/30 इज इक्वल टू 11/12। ये सब 1/2 ही है। तो इसको मैं एक्चुअली क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, आप अगर सभी न्यूमिनेटर्स को ऊपर ऐड कर देंगे तो 1 + 3 + 15 + 11, और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो 2 + 6 + 30 + 12, इन सभी को ऐड किया, यहाँ पर 12 नहीं है, कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप ऊपर सभी को ऐड करेंगे तो 18, 19 और 120 और 30 हो गया, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 20 और 6, 28 और 2, 30, 30 और 30, 60। तो ये कैंसिल हो के ये भी कितना आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। मतलब इस रिजल्ट को अब आप कैसे समझ सकते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ से यहाँ तक, इस रिजल्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ आपके पास A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू, ऐसे कोई रेशियो चलता जा रहा है, तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, आप इसको सभी न्यूमिनेटर्स को ऊपर ऐड कर सकते हैं, A + C + E + डैश डैश डैश, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ से B + D + F + डैश डैश डैश, इन सभी को आप ऊपर ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, इसको आप अपने नोट्स के अंदर ज़रूर लिख लें अच्छे से, ठीक है। इस पॉइंट को ऊपर तो मैंने एग्जांपल देख के समझाया था, इस पॉइंट को आप यहाँ से अच्छे से नोट जरूर कर लें। अच्छा, एक 5th पॉइंट और समझो आप। अब एक 5th पॉइंट आप मुझे ऐसे बताओ यहाँ पर कि आपके पास अगर यहाँ से ये सब दिया हुआ है और आपने क्या किया, सभी को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बात को समझना। अगर आपने सभी को x से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पर ax और मतलब xa और xb हो गया, इन सभी को आपने एक डिफरेंट नंबर y से मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको एक डिफरेंट नंबर z से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो, ठीक है, zf। तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन ऊपर वाली 4th प्रॉपर्टी ही अप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर xa + yc + ze + डैश 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 अपॉन यहाँ से xb + yd + zf, और ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये नोट नंबर 5th आपके पास यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा कि अगर आपके पास ये सब दिया हुआ है तो भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये दिया हुआ हो या फिर ये दिया हुआ हो, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास अगर A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू ऐसे चल रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से XA + YB + ZC + डैश 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 अपॉन X, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पे XC था और ZE था, ठीक है, और नीचे XB + YD + ZF + ऐसे कंटिन्यू आपके पास यहाँ से ये सब चलता रहेगा। इस बात को भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो यहाँ से चलो समझाया है मैंने इसको, लेकिन ये ज़रूर याद रखें एक्चुअली, ठीक है, जो यहाँ पर जिसके ऊपर स्टार ये हैशटैग बना हुआ है, इसको आप ज़रूर यहाँ पे याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ओके, ठीक है। चलो अब एक ठीक है, तो यहाँ से ये जितने भी बातें बताई गई हैं सभी काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और अगर सारी बातें आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को इस लेक्चर्स का पूरा फ़ायदा मिल सके, ओके। अपने नोट्स आप प्रॉपर मेंटेन ज़रूर करें, ये मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, तभी जो पीछे की जो भी कमियाँ रही हैं वो सारी यहाँ से क्लियर हो सकती हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।